नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक हमारी चल रही है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। अभी तक 9 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आज इस सीरीज़ की 10वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राजधानी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता था? पवार काल के इम्पोर्टेंट अधिकारियों के बारे में हम जान रहे हैं। पवार काल में राजधानी की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व होता था वो गोलदार के पास होता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। पवार काल में संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले कर्मियों को क्या कहा जाता था? यानी जो मैसेंजर्स के रूप में काम करते थे, संदेशवाहक के रूप में काम करते थे, इनको कहा जाता था चाणू या चणू भी इनको लिखा गया है, तो इसे भी आपने याद करना है। इन्हें चणू या चाणू कहा जाता था। ठीक है। परमार शासन में कृषि उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? परमार यानी कि पवार वंश, पवार वंश को परमार वंश भी कहते हैं। पवार वंश के काल में जो कृषि उत्पादन होता था, जो राजस्व लिया जाता था, कितना टैक्स होता था? कृषि उत्पादन का 1/3 कर होता था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, विभिन्न भूमि के विभिन्न प्रकारों का सही मिलान करें। एक तरफ भूमि के अलग अलग नाम हैं, दूसरा वह किस प्रकार की भूमि होती थी? पवार काल में संकल्प भूमि या जिसे विष्णु प्रीति भी कहते थे, ये किस प्रकार की भूमि थी? ऐसी भूमि जो विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी जाई होती थी। ठीक है। रौत भूमि किसे कहा जाता था? रौत भूमि वीरता दिखाने वाले सैनिकों को दी गई भूमि कहलाती थी। पहले का 2, दूसरे का 3। और जागीर क्या होता था? सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के बदले में वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर कहते थे। यानी कि 1, 2, 3, 1 हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए में यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। अगला, पवार प्रशासन में अस्थायी काश्तकारों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, पवार शासन काल में जो टेम्पररी किसान होते थे, अस्थायी काश्तकार होते थे, इनको क्या कहते थे? इनको कहा जाता था सिरतान। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पवार काल में जो भूमि का मालिक होता था उसे थातवान कहा जाता था। भूमि को थात कहते थे। थातवान के खेत में 2 तरह के काश्तकार, 2 तरह के किसान काम करते थे। एक होते थे परमानेंट, एक होते थे टेम्पररी। जो परमानेंट होते थे उनको कहा गया है खायकर, और जो टेम्पररी होते थे उनको कहा जाता था सिरतान। तो यही आपको बताना था कि टेम्पररी कौन है। ठीक है। भूमि स्वामियों और किसानों के लिए प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है वो आपने बताना है। थातवान ये भूमि का मालिक होता था, बिल्कुल सही है। खायकर किसान काश्तकार होते थे, यानी ये स्थायी काश्तकार होते थे, ये सही है। सिरतान ये भी स्थायी काश्तकार होते थे, गलत होगा। सिरतान अस्थायी काश्तकारों को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जेठुली प्रथा का संबंध पवार समाज में किस से संबंधित था? तो देखिए, जेठुली प्रथा जो है ये पवार वंश में प्रचलित थी। इसका संबंध पवारों से था। और यह किस चीज से जुड़ी हुई है? जेठुली प्रथा संपत्ति विभाजन में बड़े भाई को मिलने वाला अतिरिक्त हिस्सा, उसको कहा जाता था। यानी जब संपत्ति का विभाजन होता था, संपत्ति का बंटवारा होता था, उस समय बड़े वाले भाई को कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा दिया जाता था, उसे ही जेठुली कहते थे। और इस प्रोसेस को जेठुली प्रथा कहते थे। ठीक है। जो पवार काल का समाज होता था, पितृआत्मक समाज था। पिता के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही परिवार का मुख्य होता था। भाई जब अलग होते थे किसी भी परिवार के, तो संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई को थोड़ा एक्स्ट्रा संपत्ति मिलती थी जिसे जेठुली कहते थे। ठीक है। अगला, पवार सेना की रेजिमेंटों को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, पवार सेना जो होती थी उसकी रेजिमेंटों को लाभा, बधान और सलान इन नामों से जाना जाता है। सीधा सवाल बन जाएगा, पवार काल में लाभा, बधान, सलान क्या थी? तो यह उनकी सेना की टुकड़ियां थी, उनकी सेना की रेजिमेंट्स थी। ठीक है। अगला, मध्यकालीन उत्तराखंड में सत्तू किन लोगों का प्रमुख भोजन माना जाता था? सत्तू उत्तराखंड में चलने वाला काफ़ी
पारंपरिक यहाँ पर भोजन है। यह किस समुदाय का एक प्रिय भोजन माना जाता था, प्रमुख भोजन माना जाता था मध्यकालीन उत्तराखंड में? ये माना जाता है भोटिया समुदाय का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। गढ़वाल की जाति व्यवस्था में सर्वोच्च ब्राह्मण किन्हें माना जाता था? तो देखिए, गढ़वाल में जो उस समय जाति व्यवस्था प्रचलित थी, अलग अलग ब्राह्मणों की कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें सरोला ब्राह्मण, खसिया ब्राह्मण, बाहरी ब्राह्मण और गंगाड़ी ब्राह्मण शामिल थे। इनमें जो सर्वोच्च ब्राह्मण माने जाते थे वे सरोला ब्राह्मण माने जाते थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनके बाद नंबर 2 पे गंगाड़ी ब्राह्मण आते थे, नंबर 3 पर खसिया ब्राह्मण और फिर बाहरी ब्राह्मण। ठीक है। अगला, सुरक्षा की दृष्टि से गढ़वाल के शासकों की परिवहन नीति क्या थी? तो देखिए, गढ़वाल के जो राजा थे, इन लोगों की जो परिवहन नीति थी सुरक्षा को लेकर के, वो क्या थी? वो ये थी कि इन्होंने जानबूझकर सड़कों का विकास नहीं किया ताकि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके। राजाओं को डर था कि अगर वे सड़कों का विकास करेंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, तो उनका इस्तेमाल दुश्मन सेना राजधानी तक पहुंचने में कर सकती है। तो पवारों को लेकर के इसको आपने याद रखना है कि इनकी परिवहन नीति क्या थी, इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या थी, कि इन्होंने जानबूझ करके सड़कों का विकास नहीं किया। ठीक है। अगला, परमार काल की मुख्य मुद्राएं कौन सी थी? पवार काल की मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो टका और तिमासी जो हैं ये पवार काल की मुद्राएं थी। ठीक है। इसके अलावा पवार काल में जो टकसाल थी, जहां पर मुद्राओं को बनाया जाता था, वो श्रीनगर में स्थित थी। ध्यान रखेंगे, श्रीनगर में स्थित थी। और तिमासी क्या थी? ये पवार काल की मुद्रा। आधुनिक तर्ज पर प्रताप पाठशाला और कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करने वाला पहला राजा कौन था? तो देखिए, यहां पर प्रताप पाठशाला और कैंपबेल बोर्डिंग हाउस दोनों साथ में दिए हैं। आप जानते हैं, प्रताप जो स्कूल खुला था सबसे पहले अंग्रेजी का, वो किसने खोला था? प्रताप शाह ने खोला था। यहाँ पे प्रताप पाठशाला के साथ साथ कैंपबेल बोर्डिंग हाउस के बारे में पूछा है और इसकी स्थापना कीर्ति शाह के काल में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। टिहरी में संस्कृत पाठशाला, मोहम्मद मदरसा और बालिका विद्यालय की स्थापना किस शासक के समय पर हुई? तो टिहरी के अंदर शिक्षा का जो विकास हुआ, शुरुआती समय में प्रताप शाह ने वहां पर शुरू की, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। संस्कृत शिक्षा भवानी शाह ने शुरू करी थी। कीर्ति शाह ने आधुनिक ढंग से जो प्रताप जूनियर कॉलेज था उसे हाई स्कूल के रूप में स्थापित किया, प्रताप पाठशाला के नाम से स्थापित किया। टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी। हेबेट संस्कृत पाठशाला उन्होंने बनाया। इसके अलावा मोहम्मद मदरसा, इसकी स्थापना भी उन्होंने करी। हेबेट संस्कृत पाठशाला उन्होंने बनाया। लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना भी उन्होंने करी। तो इसका आंसर होगा कीर्ति शाह। टिहरी रियासत में खैराती सफाखाना, जो खैराती सफाखाना है, की स्थापना 1876 में पहली बार किसके द्वारा की गई? तो देखिए, टिहरी के अंदर सबसे पहले जो खैराती सफाखाने थे, यानी जो मुफ्त हॉस्पिटल्स थे, इनकी स्थापना का काम 1876 में प्रताप शाह ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल के यात्रा मार्गों पर छोटे औषधालयों की स्थापना और चेचक के लिए टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया था? तो पहला राजा कौन माना जाता है जिसने यात्रा मार्गों पर छोटे छोटे औषधालय यानी जो डिस्पेंसरीज थी उनकी स्थापना करवाई और चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उसके टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया? तो टिहरी का वह राजा था कीर्ति शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। मध्यकालीन उत्तराखंड में सत्ता के केंद्रों को गढ़वाल में गढ़ कहा जाता था। कुमाऊं में इनके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो मध्यकालीन उत्तराखंड में जैसे हमने देखा भी है कि गढ़वाल कितने गढ़ों में बटा हुआ था? 52 गढ़ों में बटा हुआ था। तो सत्ता के केंद्रों को गढ़ कहा जाता था गढ़वाल में। कुमाऊं में इनके लिए कोट शब्द का इस्तेमाल होता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। सत्ता के केंद्रों को गढ़ कहते थे और जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गढ़ होते थे उनके लिए कोठा शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है। वह कौन से गढ़ थे जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे? ऐसे गढ़ जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं उनके लिए ठोल या थोल शब्द का इस्तेमाल होता था। तो ऐसे गढ़ जो सत्ता के केंद्र हैं उनको गढ़ कहते थे, कुमाऊं में कोट कहते थे। ऐसे गढ़ जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे उनके लिए थोल या ठोल शब्द कहा जाता था। ठीक है। ऐतिहासिक गढ़ों की गोपनीयता यानी सीक्रेसी बनाए रखने के लिए समाज में क्या नियम प्रचलित था?
तो पवार काल में गढ़ों की सुरक्षा को लेकर के, गढ़ों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए एक नियम उस समय चलता था, जो समय प्रचलित था, वो ये था कि इन गढ़ों के बारे में बात करने पर धार्मिक पाबंदी लगाई गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इनके बारे में बात करने पर धार्मिक पाबंदी लगाई हुई थी ताकि इनकी जो सीक्रेसी है, इनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे। ठीक है, इससे लोग ताकि इसके बारे में किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात ज़्यादा ना करें। अगला, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखा शासन की शुरुआत क्रमशः किस वर्ष में होती है? तो कुमाऊं और गढ़वाल पे गोरखा शासन की जो शुरुआत होती है, इसे कब माना जाता है? कुमाऊं में गोरखाओं का जो अधिकार हुआ वो 1790 में होता है, आप सभी जानते हैं, और गढ़वाल के अंदर इनका अधिकार 1804 में हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो कुमाऊं था इसको इन्होंने 1790 में जीता। महेंद्र चंद को इन्होंने यहाँ पे हराया था, और किस युद्ध में हराया था? हवाला बाग के युद्ध में। ठीक है, गढ़वाल को इन्होंने 1804 में जीता। प्रद्युमन शाह को इन्होंने हराया था, किस युद्ध में? खुड़बड़ा के युद्ध में। ये भी पूछे जाते हैं। 1790 से लेकर 1815 तक इनका गढ़वाल कुमाऊं के ऊपर आक्रमण यहाँ पे कब्जा रहा, यानी लगभग 25 साल, और गढ़वाल पर 1804 से लगभग 1815 तक 10.5 साल के करीब इनका गढ़वाल में अधिकार रहा। तो ये सारे नंबर आपसे पूछे जाते हैं। फिर 1815 में अंग्रेज इन पर हमला करते हैं और गोरखाओं को यहाँ से हटाते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ करने का यहाँ पे प्रयास किया। हमने केवल उन सवालों को यहाँ पे लिया जो हमने ज़्यादातर, जो हमारी दूसरी पुस्तक हैं, जैसे वो हमने धामी जी की पुस्तक को कवर किया, हमने बलोदी जी की पुस्तक को कवर किया, अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर किया, उसमें हमने बहुत डिटेल में कवर किए थे, एक एक चीज़ को हमने कवर किया। इस पुस्तक में हम केवल उन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो आपको दूसरे पुस्तक में नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका रिवीजन एग्जाम से पहले बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इसमें काफ़ी जल्दी से, जैसा आप देखेंगे, हमने केवल 10 क्लासेस में लगभग पवार वंश को भी कंप्लीट कर दिया। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ताकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से इस किताब के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको कवर कर पाएं। बहुत जल्द, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हिंदी की एक क्विक रिवीजन सीरीज की यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका हिंदी का भी एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।